हजारों साल पुराने तक्षशिला को बचाने के नाम पर पाकिस्तान द्वारा आखिर ऐसा क्या किया गया कि यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर सूची से बाहर करने की चेतावनी दे दी है। दरअसल अब सवाल ये उठता है कि क्या तक्षशिला, जो कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, क्या उसकी मान्यता खो सकती है? तो आज इसी सवाल के जवाब को हम तलाशेंगे और जानेंगे कि आखिर ये क्यों यहां तक नौबत आन पहुंची है। तो बात करेंगे क्या तक्षशिला से छिन जाएगा विश्व विरासत का दर्जा, इसी शीर्षक के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, समग्र रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स से, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। इस कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं, प्रयागराज और लखनऊ शाखा से हमारी जुड़ के, और साथ साथ ऑनलाइन माध्यम की बात करें तो इसमें क्लासरूम से जो लाइव क्लासेज हैं, जिसमें कि कुल 600 प्लस घंटों की क्लासेस होती हैं और इसकी वैलिडिटी होती है क्लास शुरू होने से कितने साल तक, तो 3 साल तक। अब इतनी 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार इन क्लासेस को आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 2 वर्षों तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसके साथ बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। तो आपको टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को समय समय पर धार देने का भी एक बेहतर अवसर ये कोर्स उपलब्ध कराता है। अब इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से आप यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स को सर्च कर लीजिए, वहां पर सारी जानकारी भी मिलेगी। या आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। या इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कॉल करिए 8750187501। अब चलिए चलते हैं अपनी प्रमुख खबर की तरफ। तो खबर यही है कि यहां पर क्या ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से ये नौबत आन पड़ी। आप जानते हैं कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला एक बहुत ही प्राचीन शहर है और यहां पर वर्तमान इसकी जो स्थिति है वो आधुनिक पाकिस्तान में इस्लामाबाद से थोड़ी दूरी पर, यानी कि 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित है। और वहां पर 1980 में इसकी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए, इसकी शैक्षणिक इतिहास जो इसका रहा है, समृद्ध शैक्षणिक इतिहास जो इसका रहा, उसको ध्यान में रखते हुए इसको मान्यता दी गई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को। किसके तहत, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित किया गया 1980 में। अब यहां से विश्व धरोहर स्थल क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन थी, तमाम विश्व के लोगों को यह चिंता हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तमाम ऐसी जो संरक्षण करने लायक जो इमारतें थी, तमाम ऐसे स्थल थे जो कि डिस्ट्रॉय हुए। अब लोगों में यह चिंता हुई कि विश्व धरोहर की एक कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जाए, ताकि ऐसी चीजें भविष्य में कभी नष्ट ना हो, उनका संरक्षण किया जाए। तो 1972 में इसको लेकर विश्व धरोहर सम्मेलन एक हुआ, यानी कि एक समागम हुआ, और वहां पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक मसौदा तैयार किया गया कि इसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। उसके लिए एक लिस्टिंग की जाएगी और तमाम इस विषय में चिंता होने के बाद उस ड्राफ्ट में तमाम बातें तय हुई। और उसमें यह तय हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से ऐसे स्थल महत्वपूर्ण है और जो सांस्कृतिक रूप से ऐसे स्थल महत्वपूर्ण है, उनको परिभाषित किया जाएगा और उनके लिए अलग अलग मानदंड निर्धारित किए गए कि इन मानदंडों के आधार पर उनको एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें कि उन स्थानों को शामिल किया जाएगा, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों में। जिसमें से कि उन मानदंडों में से कम कम एक का भी अगर कोई स्थान पालन करता है तो उसको उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे कि उसका संरक्षण किया जा सके। इसके लिए विश्व धरोहर कोष बनाया जाएगा और उस धरोहर कोष से उसको सहायता भी दी जाएगी उसके संरक्षण में। और जो भी कानूनी स्थिति ये होती है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में जब कोई भी स्थान शामिल हो जाता है, तो राज्य का ये दायित्व होता है, यानी कि देश, वर्तमान संदर्भ में अब बात करें तो उस देश का ये दायित्व बन जाता है कि उस विरासत के संरक्षण के लिए अपने यहां जो भी वो योजना बनाएगा, उस योजना में उसके संरक्षण के लिए भी योजना शामिल होगी। और साथ साथ कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा उस राज्य को, यानी कि उस देश को, जिससे कि उस संरक्षण दिए जाने वाले स्थल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मसौदे को लागू किया गया 1975 में, 1975 में, और भारत ने भी 14 नवंबर 1977 को इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो विश्व भर के जो ऐसे स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, उसके संरक्षण के लिए काम किया गया। अब सवाल उठता है कि यहां पर क्या हुआ है, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। तो विश्व धरोहर समिति एक होती है, कमेटी होती है, और वो ये कहती है कि खतरों से निपटने में सहायता करती है ऐसे संरक्षण स्थलों के। वो प्रतिबंध भी लगा सकती है अगर आप उन मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, और अगर विशेष परिस्थिति में आपको सूची से हटा भी सकती है। तो ऐसी दशा में अब पाकिस्तान के ऊपर क्या आरोप लगा है? पाकिस्तान के ऊपर यह आरोप लगा है कि उसने जो प्राचीन दीवारें हैं, उन प्राचीन दीवारों के संरक्षण के नाम पर आधुनिक निर्माण सामग्री में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर दिया है, जिससे कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है और इंटीग्रिटी, उसकी कहीं ना कहीं अखंडता, और हम कह सकते हैं उसकी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता, उस पर खतरा हुआ है। तो इस तरह से
वहां पर जो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, यह आरोप लगा है पाकिस्तान के ऊपर कि प्राचीन दीवारों के संरक्षण को आधुनिक निर्माण सामग्री के तौर पर सीमेंट का इस्तेमाल कर देने की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में इसको डाला जा सकता है, और यह चेतावनी जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। अब देखिए, तक्षशिला की बात करें तो रावलपिंडी जिले में वर्तमान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, और सिल्क रूट की एक शाखा है उस पर ही यह स्थित है। और भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी विकास के महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिलते हैं तक्षशिला से, तो तक्षशिला का काफी इंपॉर्टेंस है। तो विश्व विरासत का दर्जा जो मिलता है, इसमें अगर देखें तो 10 मानदंड होते हैं, 2 कैटेगरी होती है, किसी भी एक मानदंड को पूरा करना आवश्यक होता है। इन मानदंडों को देख लेते हैं। अब ये इसी मानदंड के आधार पर यह बात तय होती है कि आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू उस जगह का है कि नहीं, यानी कि असाधारण सार्वभौमिक महत्व उस जगह का है कि नहीं। और इसका मूल्यांकन जो सांस्कृतिक स्थल होंगे उसको लेकर इकोमॉस के द्वारा किया जाएगा, और जो प्राकृतिक स्थल होंगे वो IUCN के द्वारा किया जाता है। अब ये कौन कौन से मानदंड है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो सांस्कृतिक मानदंडों में, यानी कि जो कल्चरल क्राइटेरिया है, उसमें देखें, अगर कोई स्थान सांस्कृतिक रूप से मानव की अद्भुत रचना है, आउटस्टैंडिंग ह्यूमन क्रिएशन है, या सभ्यताओं के सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण देती है, या किसी संस्कृति या सभ्यता का अनूठा साक्ष्य मिलता है, वहां की विशिष्ट वास्तुकला है या तकनीकी है तो उसका उदाहरण वो दे रही है, या पारंपरिक जीवन शैली या बस्ती का प्रतिनिधित्व कर रही है, या विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना या विचार से वो सीधे रूप से जुड़ी हुई है। तो इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया के होने पर वो सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो सकती है। इसके अलावा दूसरा प्राकृतिक मानदंड, इसी प्रकार का नेचुरल क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी जगह अद्भुत प्राकृतिक दृश्य उसका अगर है, या पृथ्वी के विकास का प्रमाण वो दे रही है, या महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का उदाहरण प्रस्तुत करती है, यानी इकोलॉजिकल प्रोसेस का उदाहरण प्रस्तुत करती है, या जैव विविधता और दुर्लभ प्रजातियों का प्रमुख आवास है, तो उसके आधार पर प्राकृतिक इन मानदंडों में से किसी एक का पालन करने पर उसको प्राकृतिक जो श्रेणी है उसके अंदर मान्यता मिल सकती है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो अगर हम तक्षशिला की बात कर रहे हैं तो तक्षशिला क्यों महत्वपूर्ण है, तो तक्षशिला एक तो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि यह प्राचीन नगर है, और इसकी प्राचीनता की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन नगर ही नहीं बल्कि यहां पर अलग अलग समय के अलग अलग पुरानी बस्तियां मिले हैं। जैसे एक बस्ती मिली है सराई काला, ठीक, सराई काला की बात करें तो इस बस्ती को आप देखेंगे तो सबसे पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का साक्ष्य यहां पर मिला है, और भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी जो विकास है उसका भी महत्वपूर्ण साक्ष्य यहां से मिलता है। इसी तरह से एक है भीर टीला, यहीं से मिला है भीर टीला। भीर टीला की बात करें तो भीर टीला का सीधा संबंध किससे है, ये एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, और सिकंदर से, सिकंदर महान जिसको कहते हैं, सिकंदर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, 326 ईसा पूर्व से संबंधित है, भीर टीला का संबंध है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिरकप, यहीं से मिला है सिरकप, और सिरकप की बात कर ले तो सिरकप यूनानी शैली या हेलेनिस्टिक शैली का किलेबंद नगर है, तो यहां पर यूनानी शैली से इसका संबंध मिलता है। इसी तरह से सिरसुख एक यहां पर स्थान है, सिरसुख, तो आप देख रहे हैं अलग अलग समयों के स्थान यहां पर मिले हैं। तो सिरसुख जो कि कुषाण काल का एक नगर है, ठीक, कुषाण काल का एक नगर है, तो अलग अलग समयों के यहां पर साक्ष्य मिले हैं। साथ साथ यहीं पर आप देखेंगे खानपुर एक गुफा है, कौन सी गुफा है, खानपुर। खानपुर जो है इसको मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल से इसका संबंध बताया जाता है, ठीक, तो यहां पर मध्य पाषाण काल से संबंध किसका है, खानपुर गुफा का है। इसी तरह से ये प्राचीन शिक्षा के केंद्र के रूप में, विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है, और इसने कई विद्वानों को भी जन्म दिया है। और साथ साथ धार्मिक केंद्र के अलावा अनेक स्तूप और बौद्ध स्थान भी यहां से मिले हैं। और इतना ही नहीं, मस्जिद और मकबरे जिसको जियारत कहते हैं और मदरसा, इनका मिलना इसके बहुसांस्कृतिक विरासत का प्रमाण भी देता है। तो तक्षशिला का इंपॉर्टेंस इस तरह से है। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि बौद्ध धर्म के धार्मिक शिक्षा के रूप में जिसकी पूरे विश्व में पहचान थी। और यहाँ पर विधि, चिकित्सा, इसके अलावा आप खगोल विज्ञान, सैन्य विज्ञान जैसे 18 शिल्पों का एक व्यापक पाठ्यक्रम भी मिलता है। और यहाँ पर पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा जैसे महत्वपूर्ण व्याकरणविद यानी कि व्याकरण के जानकार, और जीवक जैसे डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, और साथ साथ कौटिल्य जैसे विद्वान यहीं पर इसी से संबद्ध माने जाते रहे हैं।
साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत ही पुराने, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर साक्ष्य भी मिले हैं जो कि इसकी प्राचीनता को भी दर्शाते हैं। तो इसकी प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर और 5वीं ईस्वी तक मिलती है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में आप देखेंगे तो यहाँ पर हूणों ने इस पर विजय प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने इसको जब छोड़ा, उसके बाद ये काफ़ी दिन हम कह सकते हैं कि पटल से इधर रहा। बाद में दोबारा तक्षशिला के खंडहरों की खोज की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि 19वीं शताब्दी में इसकी खोज दोबारा अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की जाती है। तो इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इसकी समृद्ध संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, इसके शैक्षणिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए 1980 में इसी इंपॉर्टेंस को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। लेकिन अब उसमें उसकी इंटीग्रिटी को, हम कह सकते हैं उसकी प्रामाणिकता को, कहीं ना कहीं जो सीमेंट का निर्माण है उसके द्वारा किए जाने के बाद यूनेस्को की जो कमेटी है वो नाराज हुई है, विश्व धरोहर कमेटी जो नाराज हुई है, और उसने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप किसी भी प्रकार से अगर इसके अक्षुण्ण इसको नहीं बनाए रख सकते हैं, उसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको डेंजर लिस्ट में डालेंगे। और हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर भी ये काम दोहराया जाता है तो इसको विश्व धरोहर सूची से बाहर भी कर दिया जाए, यानी कि जो विश्व धरोहर कोष के माध्यम से सहायता और संरक्षण मिलता है वो भी मिलना बंद हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से इस धरोहर का मूल्य तभी है जब उस धरोहर को उस रूप में ही संरक्षित रखा जाएगा, और उसको विकृत कर दिया जाएगा, उसमें छेड़खानी कर दी जाएगी, तो वो धरोहर नहीं रह जाएगी। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सिरकप नगर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, हेलेनिस्टिक शैली या गोथिक शैली? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ सुबह 9 बजे हम आपके लेकर आते हैं टारगेट यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए डेली की जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है उसके आधार पर प्रश्न, उसकी व्याख्याएं और साथ साथ डिटेल एनालिसिस। तो उस सेशन से जुड़िए। यूपीपीसीएस ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी वो सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, क्योंकि आगामी समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सेशन लेकर हम आपके लिए समय समय पर आते रहेंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।